बजट खाली एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट ना होके गवर्नमेंट के लिए एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। इसीलिए इस वजह से मेरे को इस बजट इसी के अंदर आपको पीपीएफ, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स इन सबको लेके 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। बट ये लिमिट 2014 से लेके अभी तक सेम है, जबकि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे, तो 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। बट पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो आरबीआई ने रेपो रेट बहुत ज़्यादा बार रिवाइज़ किया है, जिस वजह से आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ईएमआई कॉस्टली हो गया है। तो वो 2 लाख का लिमिट सफिशिएंट नहीं है। बार मैं मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। इस बजट में उनके लिए डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती हैं। अगर मैं अपनी रिकमेंडेशंस की बात करूँ तो फर्स्ट वन इज़ सेक्शन 80C। 80C के अंदर आपको पीपीएफ, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स इन सबको लेके 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। बट ये लिमिट 2014 से लेके अभी तक सेम है, जबकि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस लिमिट को इस बार शायद रिवाइज़ किया जाएगा। सेकंड इज़ हाउसिंग सेक्टर को लेके। अभी तक आपको हाउसिंग लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे, तो 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। बट पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो आरबीआई ने रेपो रेट बहुत ज़्यादा बार रिवाइज़ किया है, जिस वजह से आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ईएमआई कॉस्टली हो गया है। तो वो 2 लाख का लिमिट सफिशिएंट नहीं है, तो ये लिमिट ज़रूर बढ़ना चाहिए, जो पर्सनल टैक्स पेयर्स को भी रियायत देगा और हाउसिंग सेक्टर को भी प्रमोट करेगा। थर्ड वन इज़ जो सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, आई थिंक वो भी आज की डेट में सफिशिएंट नहीं है, उसको भी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ वन इज़ मेडिकल एक्सपेंडिचर। जो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है वो सेक्शन 80D में हमें 50,000 का डिडक्शन मिलता है। बट आज की अगर हम मेडिकल कॉस्ट की बात करें तो 50,000 की लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको भी एनहांस किया जाना चाहिए। फिफ्थ वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके। आई थिंक मेट्रो सिटीज़ के अंदर पॉल्यूशन सरकार के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है और व्हीकल इमिशन उसका एक मेजर सोर्स है। तो कहीं न कहीं सरकार ईवी को प्रमोट करना चाहती है, तो ईवी परचेज़ करने के लिए कुछ ना कुछ डिडक्शन डेफ़िनेटली अनाउंस हो सकती है इस बजट में। और अगर अनाउंस नहीं भी होती तो एक हमें अभी भी इंटरेस्ट ऑन फॉर परचेज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिडक्शन मिलती है, जिसकी सनसेट डेट 31 मार्च 23 है। आई थिंक उस डेट को तो डेफ़िनेटली एनहांस किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बजट खाली एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट ना होके गवर्नमेंट के लिए एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। इसीलिए इस वजह से मेरे को इस बजट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके ना मैं 3 मेजर रीज़न्स मानता हूँ। फर्स्ट वन इज़ कि ये कोरोना के बाद एक तरह से पहला बजट है। हम 20, 21, 22 3 साल से कोविड से जूझ रहे थे और अभी कहीं न कहीं जाके वो रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं। तो इस बार ये पोस्ट कोविड फर्स्ट बजट है। सेकंड थिंग इज़ गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शंस लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, चाहे वो जीएसटी है या इनकम टैक्स है, तो टैक्स कलेक्शंस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। थर्ड रीज़न इज़ कि नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस होने हैं, तो इस सरकार का ये लास्ट फुल बजट है। तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन से पहले जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट होगा। तो सिंस ये लास्ट फुल बजट है, तो हम इसमें काफ़ी रिलीफ़ की उम्मीद कर सकते हैं। बट इतना आसान नहीं होगा फाइनेंस मिनिस्टर के लिए रिलीफ़ देना, बिकॉज़ कहीं न कहीं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिस्कल डेफ़िसिट को भी कंट्रोल करना है, उनको ग्रोथ का भी ध्यान रखना है और इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो देखना कि इस बार बजट में क्या अनाउंसमेंट्स होंगी।